नमस्कार, करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम सबने कहीं न कहीं एक नोटिस पढ़ ली है कि आने वाली जो शिक्षक भर्ती है, उसमें 90% लिखित और 10% साक्षात्कार के नंबर जुड़ने की बात करी गई है। आज इसी टॉपिक पे बेस्ड वीडियो होगा। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर ये रूल लागू होगा, जो आने वाली शिक्षक भर्ती है, तो उसका पूर्णांक कितना जाएगा? अब क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा? ओएमआर पे आपको कैसे क्या फिल करना होगा? तीसरे नंबर पे उसका जो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया था, क्या उसमें कोई बदलाव होगा? तीसरा और चौथा सबसे आखिरी जो पॉइंट होगा हमारा कि सिलेबस में क्या-क्या डिफरेंसेस आएँगे? क्या ये सब लागू होने के साथ-साथ क्या सिलेबस में भी कोई चेंजेस आए हैं? इन्हीं टॉपिक्स को आधार बनाकर आज का वीडियो बनाया गया है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मीन्स शिक्षक भर्ती संबंधी जो अधिसूचना जारी हुई है, इसमें बात करी गई है कि आपकी जो भी आने वाली शिक्षक भर्ती होगी, उसमें 90% लिखित के नंबर काउंट होंगे और साथ ही साथ 10% के लिए साक्षात्कार आपका वैलिड होगा या साक्षात्कार के नंबर काउंट होंगे। जैसे कि हमारा पुराना पैटर्न था, वो 60-40 पे बेस्ड था, अब ये नए पैटर्न की बात करी जा रही है। तो बात करते हैं इसमें क्या-क्या परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि जो हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो जैसे पहले प्राइमरी की भर्ती हो रही, जूनियर की हो रही, टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, हम सबके बारे में बात करते हैं कि इनमें क्या-क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि प्राइमरी की जब भर्ती हो रही थी, ये 1 टू 5 की भर्ती हो रही। मान लीजिए प्राइमरी 1 टू 5 से, तो इसके लिए पहले आपकी जो शैक्षिक अर्हता थी, ये यूपी टेट आपका पहला पेपर पास होना चाहिए था और सीटेट भी अगर आपका पहला पेपर है, तो भी आप वैलिड हो। नई जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें भी ये अर्हता बरकरार रहेगी। किसी भी हाल में ये माना जा सकता है कि शायद यूपी टेट को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल बहुत मुश्किल है कि ऐसा पॉसिबल हो पाए। तो आप ये मान के चलिए कि यूपी टेट का अगर आपका पहला पेपर है या सीटेट के आप फर्स्ट पेपर को क्वालीफाई कर चुके हैं, तो आप ये फॉर्म अब जब भी भर्ती आएगी तो आप भर पाएंगे। ऐसे ही जूनियर के लिए जो क्राइटेरिया है, तो इसमें यूपी टेट का सेकंड पेपर और सीटेट का सेकंड पेपर, इन दोनों में से भी अगर कोई भी एक पेपर आपका क्वालीफाई है, तो आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, मीन्स आने वाली भर्ती में आप अपने आप को एलिजिबल पाएंगे। अब बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी ईएलटी ग्रेड भर्ती की। तो टीजीटी में आपको पता है, इसमें पहली बात तो आपको बीएड चाहिए था, बीएड चाहिए था। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे कि प्राइमरी के लिए आप जो भी वैलिड कैंडिडेट्स होंगे, प्राइमरी के लिए वैलिड कैंडिडेट्स के लिए या आप बीटीसी जिसको बोलते हो, बीटीसी या फिर डीएलएड जिसको बोल देते हो आप, डीएलएड, इसके बारे में आप अगर बीटीसी या डीएलएड आपने किया होगा, तभी आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो गए। जूनियर के लिए आप अगर बीएड आपने किया है, तो आप कंसीडर किए जाओगे जूनियर के लिए। ये दोनों चीजें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। मीन्स यूपी टेट का फर्स्ट पेपर, सीटेट का फर्स्ट पेपर, दोनों में से कोई एक पेपर क्वालिफाई होना चाहिए और बीटीसी या डीएलएड जो भी नाम दे दो आप, उनमें से अगर आपके पास बीएड या डीएलएड है और पेपर ये क्वालिफाई है, देन आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आप जूनियर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपका बीएड, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और यूपी टेट का सेकंड पेपर या फिर सीटेट सेकंड पेपर आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं टीजीटी का। तो टीजीटी का जो पैटर्न चल रहा था, इसमें आपको बीएड तो चाहिए था, इसके साथ में आपका रिटन एग्जाम होता था, यही तो पैटर्न चल रहा था। तो इस पैटर्न में क्या बदलाव होगा या नहीं बदलाव होगा, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। टीजीटी में आपका सिर्फ एग्जाम हो रहा था, इसमें आपके बीएड वो मैंडेटरी नहीं किया गया था। अगर आपने बीएड नहीं किया होता, तो भी आप एग्जाम के लिए वैलिड थे। जहां बात करते हैं एलटी ग्रेड में, एलटी ग्रेड में भी आपका बीएड होना चाहिए था और रिटन एग्जाम होना था। तो अब आपका ये जो क्राइटेरिया है, ये दोनों तो किसी भी हाल में नहीं हटने वाला, ये चीज आप मान के चल लीजिए। इन क्राइटेरिया के साथ में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। मतलब अगर आप टीजीटी के लिए आप जाएंगे, तो बीएड और रिटन टेस्ट आपको देना पड़ेगा, मतलब बीएड की डिग्री होनी चाहिए और रिटन टेस्ट आपका होगा। एलटी के लिए बीएड तो होना चाहिए आपके पास, रिटन टेस्ट आपका भी होगा। और जो पीजीटी का एग्जाम हो रहा था, इसमें तो एग्जाम था प्लस यहाँ पे लिख सकते हो इंटरव्यू था। तो यहाँ पे इंटरव्यू से जो भी बदलाव आने की पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में अभी क्लियरली मेंशन कुछ भी उस अधिसूचना में नहीं किया गया है। अब बात करते हैं आगे। आगे हम देखेंगे कि अब जो भर्ती आएगी, जो अधिसूचना है, उसके अनुसार जो चयन प्रक्रिया है, वो चयन प्रक्रिया क्या आधार बनाएगी, किस आधार पे कैंडिडेट्स का चयन होगा। तो सबसे पहले देखो, जो भी आपको पेपर मिलेगा, उस पेपर में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और समय के बारे में भी डिटेल दे दी गई है कि आपका जो समय होगा वो 2 घंटे होगा। मतलब 2 घंटे का समय होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसमें लिखा हुआ है लिखित परीक्षा का वस्तुनिष्ठ रूप। तो वस्तुनिष्ठ फॉर्म मतलब जो उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म जिसे बोलते हो आप, वही उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे आपकी चयन प्रक्रिया होगी। मतलब एक पेपर होगा आपका, उसका समय होगा 2 घंटे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जो मेन खिचड़ी पकती है वो यहाँ पे पकती है कि अगर मान लीजिए सिलेबस में आपके वहां पे उन्होंने जो नोटिस आई है, जो अधिसूचना है बेसिकली, उस अधिसूचना में लिखा गया है सामान्य ज्ञान प्लस संबंधित वैकल्पिक विषय। अब यहाँ पे सामान्य ज्ञान की बात लगभग समझ में आ भी जाती है, लेकिन संबंधित वैकल्पिक विषय को लेकर के एक अलग खिचड़ी पकेगी, उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, मैंने लिखा है कि समय जो आपको मिलेगा अपने एग्जाम के लिए वो 2 घंटे का होगा। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। मतलब प्राइमरी के लिए अगर आप जा रहे हो तो बीएड, बीटीसी या डीएलएड में से डीएलएड के साथ में यूपीटेट या सीटेट का पहला पेपर होना चाहिए। जूनियर के लिए आपको बीएड की डिग्री चाहिए और सेकंड पेपर चाहे यूपीटेट का हो या सीटेट का हो, सेकंड पेपर चाहिए। फिर टीजीटी और एलटी ग्रेड में बदलाव की बात नहीं करी जा रही है। इंटरव्यू जब यहाँ पे लगा जा रहा है, पीजीटी में जो इंटरव्यू है इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आगे। अब आगे आप जब देखोगे कि सबसे मेन मुद्दा इसका जो गुणांक पहले पैटर्न चल रहा था, कि पहले का जो गुणांक हो रहा था उस ओल्ड पैटर्न में आप देखोगे तो 60 और 40% का रेशियो चल रहा था। अब 60 और 40% का रेशियो क्या था? मींस आपके जो रिटन एग्जाम हो रहा था, उस रिटन एग्जाम में जो भी आपको नंबर मिल रहे थे उनका 60% आपको 60% नंबर उनका ऐड कर लिया जाता था और 40% जो आता था ये आपका एकेडमिक का जोड़ा जाता था। ठीक है, एकेडमिक का 40% नंबर जोड़ा जा रहा था। तो अब आप ये मान के चलेंगे 60-40 100 हो जा रहा था। इस तरह से आपका पहले गुणांक तैयार किया जाता था। लेकिन जो अब नया पैटर्न आया है, इस नए पैटर्न में बताया गया है कि ये जो 90% होगा, मींस ये जो होगा ये आपके लिए रिटर्न होगा। रिटर्न एग्जाम के लिए 90% ये जो भी आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका 90% आपका ऐड किया जाएगा और जो 10% की बात करी जा रही है ये इंटरव्यू की बात करी जा रही है। ठीक है, इंटरव्यू की बात करी जा रही है 10% के लिए। तो अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि रिटर्न एग्जाम 90% आपने ले लिया, इंटरव्यू 10% ले लिया, यहां पर भी ये 100% हो गया। लेकिन क्या प्राइमरी की भर्ती के लिए भी इंटरव्यू होगा? ये बात अभी अपने आप में पूरी तरह से उस अधिसूचना में नहीं मेंशन करी गई है। हालांकि जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है कि ये इंटरव्यू वाली जो प्रोसेस होगी ये सिर्फ पीजीटी या ऐसी उन पोस्ट के बारे में होगी जो जिनमें पहले से ही इंटरव्यू होता रहा है। अब अगर हम बात करते हैं एसटेट की या सुपर टेट की, तो सुपर टेट में 100% रिटन एग्जाम ही होने की पॉसिबिलिटी मानी जा रही है। सुपर टेट में 100% आपका जो रिटन एग्जाम होगा इसी के नंबर ऐड किए जाएंगे, इतना आपको समझ लेना चाहिए। ये आपके 100% रिटन एग्जाम के लिए ही आपके नंबर यहीं से पूरे के पूरे कैलकुलेट किए जाएंगे। ये ओल्ड पैटर्न था जिसमें 60-40 का रेशियो बनना था। न्यू पैटर्न में आपने देख लिया 90% तथा 10% के बारे में बात करी गई है। मींस आपका जो रिटन एग्जाम हुआ 90% और 10% के लिए इंटरव्यू। अच्छा, यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दे रहे हैं कि इसके पहले हवा उड़ी थी कि आपका 1/4 जो है, मतलब आपके यूपी टेट में नंबर जो पाए हैं या अपने जो सीटेट में नंबर पाए हैं उसका 1/4 ऐड करने की बात करी गई थी कि इसका 1/4 पार्ट जो होगा नंबर वो ऐड किया जाएगा। मतलब अगर किसी लड़के ने 100 नंबर गेन किया है तो इसका अगर 1/4 निकालो तो 25 आ रहा था। अब ये 25 नंबर माना जा रहा था कि उसमें ऐड होंगे। तो ये वाली अधिसूचना से ये कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यूपीटेट और सीटेट को बेसिकली एलिजिबिलिटी उसकी जो थी फिक्स वही रहेगी, उसका कोई भी नंबर जुड़ने की पॉसिबिलिटी यहाँ से खत्म हो रही है। अब बात कर लेते हैं आगे, उसमें हम जानेंगे कि इस नई अधिसूचना के अनुसार जो 90% और 10% की बात कर रहा है, 90% मीन्स रिटर्न में जो 90% की बात और 10% जो आपके इंटरव्यू की बात करी जा रही है, इस पैटर्न को अगर लागू कर दिया जाए तो प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, उसका पूर्णांक कितना होगा, नेगेटिव मार्किंग कैसी रहेगी और एग्जाम मोड कैसा रहेगा। एग्जाम मोड क्या ऑनलाइन रखेंगे या ऑफलाइन रखेंगे, ओएमआर वाला कॉन्सेप्ट फिर से लाया जाएगा या फिर क्या ऐसा पॉसिबल है, इसके बारे में वहां पे क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। जो भी अधिसूचना अभी आपकी आई है
उसमें कुछ भी खास मेंशन नहीं किया जा रहा है कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता। तो आप ये मान के चलो, जब प्रश्नों की संख्या नहीं पता है तो पूर्णांक कितना रखा जाएगा, नए पेपर में कितने नंबर का पेपर होगा, ये भी बात कहना बहुत ही मुश्किल है। क्या वो पैटर्न जो 150 को बेस बना के चल रहा था, क्या उसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा या इसमें भी छेड़छाड़ करी जाएगी, इस बात को भी आगे देखना होगा। अब नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इस बारे में भी एक मुद्दा ये बन रहा है। ऐसे ही एग्जाम मोड, अब एग्जाम मोड ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इस बारे में भी उसमें अभी बात नहीं करी गई है। अब एग्जाम मोड चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इसके बारे में भी कोई बात नहीं करी गई है। अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, ये सब देख के घबराने की बजाय आप एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह रिएक्ट कीजिए और सीरियस एस्पिरेंट की तरह ही सोचिए। ये चीजें सबके लिए नहीं है, सबके लिए सस्पेंस यहाँ पे है, तो इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रश्नों की संख्या, पूर्णांक और नेगेटिव मार्किंग होगी, वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगी, वो सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी हैं उन सबको उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एग्जाम देना होगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो डिटेल बता दी गई है कि जो जो क्लियरली मेंशन है उसके बारे में मैंने बता दिया, जो नहीं मेंशन है उसके बारे में भी बता दिया, मैंने उसकी पूरी नोटिस पढ़ ली है, पूरा जो भी निर्णय है उसके बारे में मैंने बात कर ली है, तब मैं यहाँ पे ये चीजें आपको बता रहा हूँ। अब बात क्या करनी कि आप क्या करोगे, तो आप पहले सिलेबस की बात करो। सिलेबस मैंने कहा था कि सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है और वैकल्पिक विषय लिखा हुआ है। अब सामान्य ज्ञान और वैकल्पिक विषय तो लिखा हुआ है, इस सामान्य ज्ञान में क्या पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल चेंजेस आने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब कितना भी चेंजेस आए, आपके जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है इसमें आप जो स्टैटिक जीके पढ़ रहे थे, अब इस स्टैटिक जीके को आप पढ़ते रहिए, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। स्टैटिक जीके को आप पढ़ते रहिए। अब सेकंड पार्ट आपका आता है मैथ्स। मैथ्स में जो भी आपके चैप्टर पहले से ही डिसाइडेड थे, वो ओल्ड पैटर्न पे, उन चैप्टर्स को आप अभी पढ़ते रहिए। क्योंकि मान के चलिए कि अगर आप टीचिंग एग्जाम के लिए किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, तो आपको नंबर सिस्टम, आपको प्रॉफिट लॉस, आपको परसेंटेज से जो बहुत इजी क्वेश्चन है, कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेने हैं। अब आती है वैकल्पिक विषय की बात, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस वैकल्पिक विषय में क्या जो पीआरटी के लिए हैं उनके लिए वैकल्पिक विषय क्या हो सकता है। इस बात के लिए मैंने पूरी बात पढ़ी भी है, पूरा उनकी जो भी नोटिस है उसमें जितने भी पॉइंट है सारे पढ़े, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस वैकल्पिक विषय का उन्होंने क्या संदर्भ निकाला है। तो मैं अपने अनुमान से निकाल के ये बात आपको बता रहा हूँ कि पीआरटी में वैकल्पिक विषय शायद वही हो जाए जो सब्जेक्ट आप जाके आगे कक्षा में आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए इस वैकल्पिक विषय में जो भी आपने ग्रेजुएशन लेवल पे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, उन सब्जेक्ट को एक बार ठीक से हल्की फुल्की नजर डालते रहिए। एनसीईआरटी उनकी फॉलो कर लीजिए, आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो ये वैकल्पिक विषय किसके लिए आया है, तो लेकिन जब कभी टीजीटी का एग्जाम होता है, पीजीटी का एग्जाम होता है या एलटी ग्रेड का एग्जाम होता है, इनके लिए वैकल्पिक विषय आराम से पहले से ही निर्धारित होता है, इसके लिए पहले से ही ये निर्धारित होता है। बाकी अगर बात करते हैं पीआरटी की, तो पीआरटी में वैकल्पिक विषय निर्धारित नहीं होता है, इसलिए मैंने जो आपको उपाय बताया है कि आप अपने सब्जेक्ट की जो भी ग्रेजुएशन में आपके पास रहे हैं उनकी कोशिश कीजिए आप कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर आप प्राइमरी के लिए जा रहे हो तो 1 to 5 तक की एनसीईआरटी जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं ग्रेजुएशन में उसको पढ़ते रहिए। बाकी अब बात आती है कि सीडीपी का क्या रोल रहेगा। सीडीपी आएगी तो क्या उतनी नंबर की आएगी, इन सब चीजों पे बात कर लेते हैं। तो आप ऐसे समझो, अगर आप सीडीपी के बारे में बात करोगे तो अभी के लिए आप सीडीपी का पोर्शन रोक दीजिए अभी के लिए, क्योंकि सीडीपी मुश्किल से 20 से 25 दिन में एनफ है। अगर आपको रिवीजन करना है तो 20 एंड 25 डेज में आपका आराम से रिवीजन इसका हो जाएगा। अभी आप क्या कर सकते हो, जो मैंने बताया, आप स्टैटिक जीके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप मैथ्स देख लीजिए, आपके पास अगर टाइम है तो आप रीजनिंग भी देख सकते हो। इन सारी चीजों को करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप पीआरटी के लिए अपनी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं
उनको मैंने बताया है, आप उन पे एक सरसरी निगाह डाल लीजिए। आगे जो भी नोटिस होगी वो आपको बता दी जाएगी। जो भी नोटिस में मेंशन था, जो एकदम क्लियर था, उसके बारे में बता दिया गया है। जो सस्पेंस है वहां पे कुछ भी बोल देना मेरी आदत भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला है। तो जो चीजें बताई गई हैं उनको आप फॉलो करेंगे। जो पैटर्न आ रहा है उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, वो सबके लिए नया पैटर्न है। अब अच्छा है या बुरा है, हमें इसी सिस्टम के थ्रू अपनी जॉब लेनी है। तो आप सिस्टम को क्रिटिसाइज करने के बजाय इस समय कम से कम आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जो चीजें जैसे भी आपने नोट्स बनाए हैं, पुराने नोट्स हैं, उनको जैसे भी रिवीजन करना है उनको रिवीजन कीजिए। जो सब्जेक्ट बताए गए हैं उन सब्जेक्ट के बारे में अभी ठीक से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सीडीपी को आप चाहें तो अभी के लिए रोक सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज बहुत ही जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी कि इस वैकल्पिक विषय में क्या क्या वो संदर्भ में इसके रखा जाएगा। अगर ऐसी कोई भी सूचना आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज आप जो भी आपके दोस्त सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, सभी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो उन बच्चों तक शेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि भर्ती की जो नई प्रक्रिया है उससे जरूर रूबरू हूं, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कि हमारे पास और आपको कौन सी ऐसी जानकारी है जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। जो भी यहाँ से आगे की नोटिस आएगी वो नोटिस मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने प्रियजनों, वो जो बच्चा कोने में बैठा संघर्ष कर रहा है, जो सुपर टेट की तैयारी बहनें हमारी कर रही है 5 साल से, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।